हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आप लोगों का सीयूटी का जो एग्जाम है अप्लाइड मैथमेटिक्स का हो चुका है और बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है, सर उसकी जो आंसर की है वो डिस्कस आप कर लीजिए। तो उसकी आंसर की आज हम डिस्कस करते हैं, पूरा पेपर हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन उसमें करने चाहिए थे। अब अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो भी अच्छी बात है, अगर पेपर ज़्यादा आपका अच्छा नहीं हुआ है तो भी टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आंसर की देख कर आप लोग खाम का टेंशन लो कि अब क्या हमारा ये गलत हो गया वो गलत हो गया। देखो, जो हो गया है वो तो हो गया है, ठीक है। ये आंसर की अब आप लोगों की डिमांड थी, इसीलिए मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरा कोई इस बार ऐसा इरादा था नहीं कि मैं आपको आंसर की या पेपर के बाद यहाँ पर अपलोड करूँ, क्योंकि पेपर जो अगर हम देखें ओवरऑल पेपर, तो ऐसा पेपर नहीं था कि भाई बहुत आसान पेपर हो और ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत मुश्किल पेपर हो। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन थे, तो अगर आप लोगों का पेपर आपने पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करे ना तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि आपने जितना अटैम्प्ट किया है वो आपका सही होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी एग्ज़ाम से पहले भी मैंने वीडियोज़ में आप लोगों को कहा था कि भाई आपका जो क्वेश्चन जो छोड़ना है ना, वो भी आपको सीखना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो इसलिए अगर आपने पूरा पेपर नहीं करा है डजेंट मैटर, लेकिन अगर आपने जितना भी करा है, अगर आपने 40 क्वेश्चन में से आपने अगर 35 क्वेश्चन करें, 30 क्वेश्चन करें, लेकिन अगर वो सारे सही हैं तो आपके चांसेस हैं कि आपका जो रैंक जो बनेगी उसमें आपका नंबर ज़रूर आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन पेपर जो है वो मुझे सेंड किया था, आप में से किसी स्टूडेंट ने सेंड किया था, तो इसको हम कर लेते हैं ज़रा डिस्कस। सेट आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो सारे उसमें आगे पीछे थे, सेम ही क्वेश्चन थे, ठीक है। बस उनका जो सीक्वेंस है वो अलग अलग हो सकता है, बाकी क्वेश्चन सारे वही हैं। तो देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है, जो कंपलसरी सेक्शन है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए। अब ये क्वेश्चन ऐसा था जो आई थिंक बहुत सारे पेपर अगर आपने करे होंगे ना, तो उन सभी पेपर में से कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आपको ये ज़रूर क्वेश्चन मिला होगा, ठीक है। और प्रैक्टिस में भी हमने कहा था कि भाई ए बी माइनस बी अगर आता है तो आपका आंसर है सीधा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आपने इसको अगर सॉल्व किया है अच्छी बात है, अगर बिना सॉल्व करे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी डाल दिया तो बहुत मतलब वो सही है, को उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। करना क्या था, हमें इसमें ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करना था। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज करते, पहले ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ए बी का ट्रांसपोज पहले आएगा, फिर बी ए का ट्रांसपोज आएगा, फिर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आपका पहले हो जाएगा, फिर यहाँ पर ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज आ जाएगा। अब इसने क्वेश्चन में ये भी बोला था कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है बी ट्रांसपोज बी के बराबर रहेगा, ए ट्रांसपोज ए के बराबर रहेगा, तो ये बनेगा ऐसे बी ए माइनस में ए बी। अब इसमें से आपने माइनस कॉमन निकाल देना था, ए बी पॉजिटिव हो गया, बी ए नेगेटिव हो गया, तो ये आपका आंसर इसमें बन जाना था, क्योंकि माइनस साइन आ गया, मैट्रिक्स वही है, तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट में था कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर उसका 4 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है, तो 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पर जो 2 है उसको आप उतनी ही बार बाहर निकालेंगे जितना ऑर्डर होगा, तो 2 को हमने बाहर निकाला कितनी बार, 4 बार, यानी 2 रेज़ टू पावर 4 इन 2 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर वैल्यू दे रखी है 4, तो यहाँ से 16 हो गया, 16 4 64, ये आपका आंसर हो गया। ए और बी दो मैट्रिक्स है, ये इनके ऑर्डर लिखे हुए हैं, एक सी मैट्रिक्स आ रही है, तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। अब ये ए और बी अगर मल्टीप्लाई होती तो ये 2 जो है ये एक्स के बराबर होता, तो एक्स की वैल्यू तो 2 होनी चाहिए। अब एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पर है और एक्स की वैल्यू 2 यहाँ कहीं और है ही नहीं, तो यही आपका आंसर भी है, ठीक है। बाकी आप वाई की वैल्यू भी चेक करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर होगा 3/y, यहाँ पर क्या है 3/1, इसका मतलब y की वैल्यू 1 आएगी। If a function x square plus bx plus 1 is increasing in the interval 1 to 2, then the least value of b, तो b की लीस्ट वैल्यू आपको बतानी थी, तो पहले आपको करना था इसका डेरिवेटिव। आपने डेरिवेटिव किया होगा 2x प्लस में b, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको x दे रखा है वो कह रहा है कि इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, यानी x की वैल्यू कहाँ से 1 से लेकर 2 तक के बीच में है। तो आपको क्या करना है, जो हमें एफ डेस एक्स अब देखना है कि भाई एफ डेस एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, क्योंकि उसने कहा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब जो यहाँ से एफ डेस एक्स आपने निकाला है इस वैल्यू को अब यहाँ पर बनाओ। तो यहाँ पर 2x है तो यहाँ 2x करो, यहाँ 2x करेंगे तो इधर 2 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4।
उसके बाद यहाँ पर प्लस बी करना है तो यहाँ पर 2 + b बन जाएगा, ये आपके पास 2x आ गया, ये 4 + b आ गया। अब फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो उसका मतलब है कि भाई ये वाली जो वैल्यू है ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए, ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसमें जो लोअर लिमिट है आप उसको लेके चलो, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव है तो ये तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा ही होगा। तो जो 2 + b की वैल्यू है अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब 2 + b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई है, तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू बनेगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, -2 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में कहता है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भाई 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ x डिनोट द नंबर ऑफ 4 देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ x विल बी। अगर हम 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, अब 2 डाइस को आप थ्रो कर रहे हो तो मतलब आप इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकते हो, क्योंकि डाइस का केस है, डाइस में आप बाइनोमियल लगा सकते हो। तो आप 2 बार थ्रो कर रहे हो तो n की वैल्यू हो गई 2। x क्या डिनोट कर रहा है, x डिनोट द नंबर ऑफ 4। अब डाइस पर अगर आप थ्रो करोगे तो 4 कितनी बार आता है, तो 4 तो उसमें एक ही बार आता है, तो 1/6 हो गया। क्यू कितना हो गया आपके पास, 5/6 हो गया। अब कहता है देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेशन मतलब मीन आपसे पूछ रहा है, तो मीन का फार्मूला होता है n इंटू में p, तो 2 इंटू में 1/6, आंसर आ गया इसका 1/3। तो ये इसका आंसर बनेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन बना के करते तो उससे भी आंसर यही आता, लेकिन छोटा तरीका आपके पास ये रहेगा, आप इससे करोगे तो आंसर आपका ठीक ही है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर कहता है कि फंक्शन आपको दे रखा है, ये मैच करना है हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2। अब जिस बच्चे ने पेपर भेजा उसने ऑलरेडी लिस्ट कर रखा है, कि हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ये सही भी है या नहीं है। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई एब्सोल्यूट, यहाँ पर देखो ऑप्शन में सब में एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा पूछ रहा है, यानी लोकल वैल्यूज़ के बारे में बात नहीं कर रहा है। और आपको एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए यहाँ पर पॉइंट भी दे रखा है, इसने 0 भी दे रखा है, आपको 3 भी दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले इन दोनों से वैल्यू निकाल कर देखते हैं क्या उससे हमारा आंसर निकल सकता है या हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने पहले यहाँ पर 0 पुट किया, जब हमने 0 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आएगी, यहाँ पर देखो 0 पुट किया तो वैल्यू आएगी आपके पास -5। ठीक है, और 3 पुट किया तो हमने, तो 2 इंटू में 3 का क्यूब करेंगे, 9 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू में 3 एंड -5। तो ये बन गया आपके पास 27 2 जा 54, 9 9 जा 81, 36 -5। तो 54 और 36 को ऐड करते 90 हो गया, -86, यानी वैल्यू आ गई 4। तो देखो एब्सोल्यूट जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इसमें 4 आ रही है, क्योंकि 4 से बड़ी इसमें कोई वैल्यू है ही नहीं। और मिनिमम वैल्यू आपके पास -5 आ रही है, उससे नीचे भी कोई वैल्यू नहीं है। तो यानी इसका जो ऑप्शन है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, इसका ऑप्शन तो आ गया 4। तो ए का 4 और बी का आ गया आपके पास 3। तो ए का 4 बी का 3 यहाँ पर है, ए का 4 यहाँ नहीं है, ए का 4 बी का 3 यहाँ पर है, मतलब थर्ड या फोर्थ में से हमारा ऑप्शन बनेगा। अब जो हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकाली है 4, वो किस वैल्यू पर निकाली है, किस पॉइंट पर निकाली है, ये वैल्यू हमने निकाली है 4 जब x की वैल्यू हमने 3 पुट करी। यानी जो एब्सोल्यूट वैल्यू का, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट है, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, वो क्या आपके पास, वो 3 है। तो सी का जो ऑप्शन है वो बनेगा 1। अब सी का ऑप्शन 1 यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, तो यानी ये आंसर आपका ठीक है, इसमें आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको ये दे रखा है, कह रहा है कि मैक्सिमम एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पर ये मैक्सिमम है। इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड ab इक्वल्स टू 25, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये कह रहा है कि भाई इस पॉइंट पर अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो वो मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो 8 को यहाँ पर हम पुट कर दें तो ये बन गया 8a, और यहाँ पर पुट कर दिया तो ये बन गया आपके पास 2b, और इस वैल्यू को पुट करते हैं तो इससे भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो 4a और 6b। अब क्योंकि दोनों ही मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो दोनों को इक्वल रखना है, और यहाँ से इस पर रिलेशन बनाओ 8a - 4a, तो ये 4a आ गया, यहाँ पर 4b आ गया, 4 से 4 कैंसिल कर दो, a और b दोनों बराबर। अब साथ में ये कंडीशन भी है, तो a भी 25 है। अब a और b दोनों बराबर आ गए तो हम ये कह सकते हैं कि भाई a का स्क्वायर जो है वो 25 है, तो a की वैल्यू 5 आ गई। माइनस वाली नहीं लेनी है क्योंकि a आपको ये दे रखा है, और b है उसकी वैल्यू भी 5 आ गई। अब a और b दोनों आपके पास आ गए, आपसे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, तो चाहे ये वाला ले लो चाहे ये फंक्शन ले लो, क्योंकि दोनों पर ही मैक्सिमम वैल्यू थी। तो यहाँ a की जगह मैं 5 पुट कर देता हूँ, यहाँ पर भी a की जगह 5 पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 20, ये आएगा 30, आंसर आ जाएगा 50। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ रही है आपकी 50। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन दिस एंड x एक्सिस। अब यहाँ पर ये जो लाइन है आपके पास है, इसका एरिया लेना है हमें। तो पहले इस लाइन की इक्वेशन देखते हैं कैसे पास कर रहा है ये। x को 0 पुट करते हैं तो y आ रहा है 6,
और y को 0 पुट कर दे तो x आएगा 12। तो ये लाइन बनी इसकी, ठीक है। x इक्वल्स 2 की लाइन ऐसे आ गई, x इक्वल्स टू 6 की लाइन ऐसे आ गई। अब इनसे और x एक्सिस और इनसे जो रीजन बाउंड हो रहा है वो ये रीजन हो गया। अब आप ऐसे कर सकते हो कि आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालो ऐसे, उसमें से ये ट्राइंगल आप माइनस करो, लेकिन उसके लिए आपको ये पॉइंट चाहिए। तो इसमें बेटर है कि आप इंटीग्रल का यूज़ करो। आपको ये वाली जो लाइन है इसके हिसाब से इंटीग्रल निकालना है। अब ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी बनी है इससे, तो यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी तो क्या आएगा 12 माइनस एक्स अपॉन में 2। तो हम जब x एक्सिस की लिमिट ले रहे हैं तो हमारे पास फंक्शन ये बना, और इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक आई, 2 से लेकर 6 तक। भाई इसको आप इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 12 का इंटीग्रेशन करेंगे 12x, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। ये जो 2 था इसको रखो आप x स्क्वायर बाई 2, ये वाला 2 इधर आ गया, ये वाला। इसमें लिमिट आ गई 2 to 6, अप्लाई कर दो। तो 12 6 जा 72, इधर आएगा 36 अपॉन में 2 मतलब 18। 2 पुट करेंगे यहाँ पर, 12 2 जा 24, 4 अपॉन में 2 मतलब 2 आ गया। 72 में से 18 माइनस करो, 12 माइनस 8 4, 6 माइनस 1 5, 24 में से 2 माइनस करोगे 22, इससे कैंसिल, आंसर आ गया 16। तो इसका जो ऑप्शन है ये बन गया आपके पास 4। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है ये डाई इज रोल्ड थ्राइस। एक डाई को अगर आपने 3 बार थ्रो किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 इन द फर्स्ट एंड द सेकंड थ्रो ऑफ डाइस एंड ए नंबर लेस देन 4 इन द थर्ड थ्रो। तो जो पहला थ्रो किया उसमें जो नंबर है वो कह रहा है कि ग्रेटर देन 4 हो। तो ग्रेटर देन 4 नंबर हो गया आपके पास 5 और 6, मतलब 2 नंबर हो गए। तो प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी, पहले वाला जो हमने थ्रो किया तो उस पर आ गया 2/6। दूसरा थ्रो उस पर भी कह रहा है कि 2/6 ही आएगा, ग्रेटर देन 4 ही रहेगा। लेकिन जब तीसरा थ्रो कर रहे हैं तो उस पर नंबर लेस देन 4 आ रहा है। तो लेस देन 4 में 1 2 3 यानी 3 नंबर हुए, तो 3/6। इसको सिंप्लीफाई करो तो 1/18 ये आपका आंसर बन गया। The corner point of the feasible region determined by this are this and this and this. If the objective function z has its maximum value on the line segment AB, then the relation between A and B. ये कह रहा है कि इस z की जो मैक्सिमम वैल्यू है, z कहाँ है यार, इस z की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लाइन सेगमेंट AB के ऊपर है। तो AB के जो पॉइंट है आपके पास, ये दोनों पॉइंट है, यानी इस पॉइंट पर भी मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर भी मैक्सिमम है। तो 0 8 को यहाँ पर पुट कर दो, तो x की जगह 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, y की जगह 8 करेंगे तो 8b हो गया। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 4 0, तो x की जगह 4 किया तो 4a हो गया आपके पास प्लस में 0। तो 8b इक्वल्स टू 4a का मतलब ये आ गया आपके पास 2b इक्वल्स टू में a। तो a की वैल्यू आपके पास 2b, ये रिलेशन बन गया, ये हमारा आंसर बना इसमें। टी हमें ये दे रखा है, वाई हमें दे रखा है, सेकंड डेरिवेटिव आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो y है ना, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर t की पावर 2 दे रखा है, इस 2 को यहाँ ले आओ तो ये क्या बन गया, y इक्वल्स 2 में log 2 log t। ये बेस में e है, उसको लिखो या मत लिखो, तो 2 log t आ गया। अब क्योंकि ये t की वैल्यू ही आपको दे रखी है e की पावर 2x, तो इसको भी मैं वहीं पर ही डाल देता हूँ। तो ये बन जाएगा 2 log e की पावर 2x, ठीक है। अब यहाँ पर e की फिर से ये पावर है 2x, तो 2x को भी आगे ले आओ तो ये बन जाएगा 4x log e, और log e का जो वैल्यू होती है ये होती है 1, तो यहाँ पर ये रहेगा आपके पास 4x। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे हम, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो यानी dy/dx, तो ये तो आ गया 4। इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 0, तो आंसर आएगा इसका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इसको आपको इंटीग्रेट करना था। अब ये क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन के दोनों क्वेश्चन दे रखे ना, वो आप कह सकते हो कि थोड़े से ट्रिकी हैं क्वेश्चंस। ये वाला तो फिर भी चलो आसान है। इसमें से आप क्या करो, पाई को आप बाहर निकाल दो पहले, तो यहाँ रह गया 1। इसमें से पाई x की पावर जो n है, x की पावर n+1, इसको बाहर निकालो, इधर से रह जाएगा 1। अब इधर क्योंकि x की पावर तो ऑलरेडी थी, अगर हम n+1 बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ बचेगा x की पावर n, ये हो गया।
अब ये वाला जो पोर्शन है इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो उससे हमें ये मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर पुट किया 1 माइनस 1/x की पावर n इक्वल्स टू टी। तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, इसका आ जाएगा माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा n अपॉन में x की पावर n प्लस 1, यानी dx की वैल्यू बन गई x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n, और यहाँ आ गया dt। तो ये क्वेश्चन क्या रहेगा आपके पास, पाई 1/x की पावर n प्लस 1, ये आ गया आपके पास t, और dx की जगह आ गया x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n। इससे ये कैंसिल, इस n को बाहर निकाल दो और 1/t का इंटीग्रेशन हो गया log t, और t की जगह पर आप ये पुट कर दो। वन माइनस 1/x की पावर n। अब ये आपके पास ऑप्शन में नहीं है तो एलसीएम ले रखा है इसका, तो इसका एलसीएम लो, पाई अपॉन n log x की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर n प्लस में c, यानी इसका आंसर आएगा आपका ये फर्स्ट। उसके बाद ये जो दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रल का, इसमें ये कहता है यहाँ पर a माइनस बी एक्स स्क्वायर और a प्लस बी एक्स का स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही है हमारे पास कि हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसके डेरिवेटिव से हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं बन रही है। तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ये यहाँ पर इसके नीचे तो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो ये बन जाएगा a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी, ऐसे हुआ। नीचे आपके पास बन गया a प्लस बी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये लिमिट बाद में हम देखेंगे, ठीक है, अभी हम सॉल्व करते हैं इसको। अब ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको हटाकर हम यहाँ पर इसके नीचे लिखते हैं, तो इसको हमने यहाँ से हटा दिया, इसको हमने यहाँ से हटाया और इसको हम कहाँ ले गए, इसके नीचे ले गए, ठीक है, लेके जा सकते हैं ऐसे। अब इस एक्स स्क्वायर को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाओ। अब ब्रैकेट के अंदर अगर आप लेके गए तो ये क्या बना, अब क्योंकि ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको भी जब मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ तो ये x ही रहेगा, तो ये बन जाएगा a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन में x, और ये बन गया इसका होल स्क्वायर। अब हमारा काम बन गया, इससे ये कैंसिल। अब देखो a अपॉन एक्स का अगर डेरिवेटिव करते हो तो आएगा माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर, ऊपर आपको प्लस दिया हुआ है, ठीक है, माइनस की गड़बड़ है। ये आएगा प्लस बी एक्स, तो लेकिन ऊपर दिया हुआ है माइनस, तो इसके साइन में भी माइनस की गड़बड़ है, यानी माइनस हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, और इसको हम पुट कर देते हैं a अपॉन एक्स प्लस में बी एक्स इक्वल्स टू टी। तो ये बनेगा माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में b डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और माइनस कॉमन निकाल दिया तो आ गया a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी डी एक्स इक्वल्स टू में डी टी। तो ये ऊपर वाला सारा खत्म, उसकी जगह आ जाएगा माइनस डी टी, और नीचे आ गया आपके पास t का स्क्वायर। अब टी स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे 1/t स्क्वायर का तो आ जाएगा माइनस 1/t, ऑलरेडी माइनस यहाँ पर है तो 1/t रहेगा खाली। अब t की जगह वापस आप ये वाली वैल्यू डाल दो, 1/a अपॉन में x प्लस में bx। अब यहाँ पर लिमिट ले लो आप इसकी 1 to 0, ठीक है। अभी यहाँ पर पुट नहीं करना, एलसीएम लेना, इस x को ऊपर शिफ्ट करना, तो हो जाएगा x अपॉन में a प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब लिमिट पुट करो, ऊपर 1 पुट करेंगे तो 1 आ गया, नीचे आ गया a प्लस बी, और ऊपर अगर 0 आ जाएगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 1 अपॉन में a प्लस बी। ऑप्शन बना इसका 4। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज 5 रेज़ टू पावर x। अब ये क्वेश्चन पढ़ने में मैंने भी गलती कर दी थी, पहले मैंने 5x को समझा कि 5x से सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया, ये आ गया, लेकिन एक्चुअली में ये नहीं है। यहाँ पर ये कह रहा है कि द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज दिस। जो आपको ये 4 फंक्शन दे रखे हैं उसमें से किसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास ये आएगा। तो अब हम ऐसे में क्या करें, हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन निकाल देते हैं। या तो आप ऑप्शंस पे जाओ, ऑप्शन में चारों का डेरिवेटिव करके देखो, या फिर आप इसका इंटीग्रेशन करो, दोनों बात एक ही है। तो इसका इंटीग्रेशन मेरे को आसान ज़्यादा पड़ेगा चारों ऑप्शन की बजाय। तो 5 की पावर x का इंटीग्रेशन होता है 5 की पावर x डिवाइडेड बाय log a, log 5 हो जाएगा मतलब, ठीक है। इसका फिर दोबारा इंटीग्रेशन करो
क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव बोल रहा था ना, फिर दोबारा इंटीग्रेशन कर दो तो ये आ जाएगा 5 की पावर x फिर से आ जाएगा और log 5 एक बार और आएगा, यानी log 5 का होल स्क्वायर। तो ये आंसर हमारा ये बनता है, यानी इसका अगर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसकी आपको डिग्री निकालनी है। अब डिग्री निकालने में बस हमें बस ये अड़चन दे रखी है, इसने पावर 3/2 दे रखी है। तो पावर 3/2 जो दे रखी है तो हम क्या करें, इसकी हम होल स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं। क्योंकि जब आप यहाँ स्क्वायर करोगे तो ये जो रूट है ना नीचे से, ये 2 जो है ये खत्म हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब रह जाएगा आपके पास यहाँ पर 3। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ डिग्री देखनी है। और डिग्री हम कहाँ से देखते हैं, जहाँ से हाईएस्ट ऑर्डर मिलता है। तो ऑर्डर तो यहाँ से हमें मिल नहीं रहा, ऑर्डर तो हमें यहाँ से मिल रहा है। तो हम इसकी डिग्री देखते हैं ना, इसकी डिग्री क्या आएगी कि k की पावर 2 बनेगा और इसकी पावर भी होल स्क्वायर बनेगा, तो डिग्री 2 आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका सेक्शन ए, ठीक है, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन थे और आपको कंपलसरी सेक्शन था, मतलब किसी क्वेश्चन के लिए और ऑप्शन नहीं था। तो अगर आपने यहाँ पर सारे सही किए अच्छी बात है, अगर आपने एक आध क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत ना हो बस आपका। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि गलत ना हो आपके, कहीं आपने तुक्केबाजी कर दी हो और गलती में आपने कई सारे नंबर कटवा लो, ये नहीं होना चाहिए बस। चलो इस पर आ जाओ। यहाँ पर कहता था लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 3 raised to power 51 इज डिवाइडेड बाय 7। तो 3 की पावर 51 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आप 3 की पावर 3 से स्टार्ट कर लो, क्योंकि 3 की पावर 3 27 होता है, और 27 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 आ जाएगा। तो रिमाइंडर 1 या -1 आ जाए तो उससे बढ़िया बात कोई है ही नहीं। अब आपको पावर कितनी चाहिए, यहाँ पर 51 चाहिए। 51 यहाँ से कब आएगा, जब आप 17 कर दोगे। अब यहाँ -1 की पावर अगर 17 करूँगा तो भी -1 ही रहना है। तो इधर तो आ गया 3 की पावर 51, लेकिन इधर आंसर अभी माइनस में है। माइनस में आंसर कभी छोड़ना नहीं होता हमें। तो आप क्या करो, -1 को 7 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा आपका 6, ठीक है। या सीधा 7 में से -1 कर दो, यहीं से आपको पता लग गया कि आंसर आपका 6 आ रहा है। यहाँ से कह रहा है वैल्यू ऑफ 5x प्लस में 3y। तो पहले आप इसको इसके साथ रिलेट करो, ठीक है। यहाँ से देखो 8 को उधर ले जाएंगे तो 5x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -6। x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5x की तो यहाँ पर चाहिए हमें, तो x के चक्कर में हम पढ़े क्यों। ऐसे यहाँ से 7 = 3y + 1 है तो 1 को इधर लाएंगे तो 3y की वैल्यू आ जाएगी 6। अब इन दोनों को ऐड कर दो, -6 + 6, आंसर आ जाएगा इसका 0। देयर आर 6 कार्ड नंबर 1 to 6। 6 कार्ड है हमारे पास जिस पर नंबर 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ है। 1 नंबर ऑन 1 कार्ड, 2 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। हमें 2 कार्ड निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। लेट x डिनोट द सम ऑफ द नंबर ऑन द 2 कार्ड ड्रॉन। अब यहाँ पर x क्या है कि जो दोनों कार्ड पर जो नंबर लिखे हुए हैं उनका सम, वो x है हमारा। तो कह रहा है कि px > 3। तो जो सम हमारा 3 से ज़्यादा आएगा हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमें जब 2 कार्ड निकालने होंगे, नंबर 1 से लेकर 6 तक लिखे हुए हैं, तो जैसे हमने डाइस के बनाते हैं ना 1 1 1 2 1 3, इस तरह से बनेंगे। लेकिन उसमें से जो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये नहीं बनेगा। ये क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसने कहा कि भाई विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो जो अपने नंबर रिपीट होने थे वो आपको नहीं लेने हैं। तो 1 1 वाली लाइन में 1 1 नहीं आएगा, 1 2 फिर 1 3 फिर 1 4 इस तरह से आएगा। तो हमें सम चाहिए > 3। तो > 3 जो सम आएगा ना वो ज़्यादा बार आएगा, तो हम उसकी जगह क्या करते हैं, टोटल में से हम वो ले लेते हैं जिसमें सम <= 3 आ रहा है। तो अब <= 3 कहाँ पर आएगा, देखो 1 वाली लाइन में 1 2 हो गया, वहाँ पर 3 रहेगा, 3 से कम वाला तो कोई चांस है ही नहीं, ठीक है। 1 3 1 2 आ गया। 2 वाली लाइन में जाओगे तो 2 1 आ गया। 2 2 हम ले ही नहीं सकते, वैसे भी नंबर 4 से बड़ा हो जाएगा वो, बस मेरे ख्याल और तो कुछ आएगा ही नहीं इसमें। 3 वाली लाइन पे आप जा ही नहीं सकते, नंबर 3 से बड़े हो जाएंगे, सम उनका 3 से बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास 2 ही नंबर बने, कितने में से, 30 में से, क्योंकि यहाँ पर जो डाइस में 36 बनते हैं उसमें से आपको 6 हटा देने हैं। कौन कौन से, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये हटा देने हैं। तो ये आपके पास बन गया 1/15, 15 - 1 14/15। तो ये आपका आंसर बन गया फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ए टाइम सीरीज, इसमें से टाइम सीरीज का कंपोनेंट कौन सा है। तो देखो इरेगुलर होता है टाइम सीरीज में, साइक्लिकल भी होता है, ट्रेंड भी होता है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल नहीं होता है। तो ABD हमारा आंसर बनेगा, ABD। तो ऑप्शन बनेगा इसका 1। द फॉलोइंग डाटा इज फ्रॉम ए सिंपल रैंडम सैंपल
इफ द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन इज 23 देन द वैल्यू ऑफ एक्स। पॉइंट एस्टिमेट इस बार निकालना नहीं है, आपको दिया हुआ है। द पॉइंट एस्टिमेट आपको दिया हुआ है, तो पॉइंट एस्टिमेट का जो फार्मूला होता है उसको आप सिंपल यूज़ करो, यानी मीन का फार्मूला लगाओ सीधा, 15 + 23 + x + 37 + 19 + 32 डिवाइडेड बाय 6 है ना, ठीक है। यहाँ पर ये आप रख दो 23, आपको दे रखा है, तो 23 इंटू में 6, इन सबको ऐड करो, 5 3 8 7 15, 15 और 9 24, 24 और 2 26, बचे 2 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 3 8, 8 और 4 12 प्लस में x, तो ये हो जाएगा 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13 माइनस 126, तो 8 में से 6 गए 2, आंसर आ गया 12, तो ऑप्शन बना इसका 1। फॉर एन इन्वेस्टमेंट इफ द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली हो रहा है, तो इसका मतलब 10% की जगह हम कर देंगे 5%। देन द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब इफेक्टिव रेट का फार्मूला इस वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली मैंने समझा रखा है कि यहाँ पर जो आपके पास इंटरेस्ट आएगा उसका आपको कर देना है 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू में 5, और इसका कर देना है यहाँ पर स्क्वायर। यहाँ पर 2 डिजिट लेनी है, 25 हो गया, डेसिमल लगाना है और आपको इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है 10.25, ये आपका आंसर बन गया। ऐसे निकाल सकते हो, या फिर इफेक्टिव रेट का जो फार्मूला डायरेक्टली है वो आप लगा सकते हो। फिफ्टी सेवंथ क्वेश्चन में कह रहा है मिक्सर कंटेन एप्पल जूस एंड वाटर इन द रेशो 10x व्हेन 36 लीटर ऑफ मिक्सर। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टेटमेंट में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये डॉट की जगह यहाँ पर इन्हें कॉमा देना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है पढ़ने में। अभी क्या है कि मिक्सर कंटेन एप्पल जूस एंड वाटर इन द रेशो 10x व्हेन 36 लीटर ऑफ द मिक्सर, यानी 36 लीटर हमारे पास मिक्सर है, उसमें से एप्पल जूस इतना है और वाटर इतना है। तो एप्पल जूस की क्वांटिटी अगर हम निकालें तो कितनी बनेगी भाई, एप्पल जूस की जो रेशो है वो है 10, ठीक है, आउट ऑफ कितनी 10 + x इनटू में टोटल क्वांटिटी, ये हो गया। एंड 9 लीटर और जो वाटर है, वाटर की क्वांटिटी कितनी हो गई ये भी ले लेते हैं, वाटर की क्वांटिटी होगी x अपॉन में 10 + x इनटू में 36, तो ये वाटर एप्पल जूस हो गया और ये वाटर हो गया। अब कह रहे हैं 9 लीटर्स ऑफ द वाटर आर मिक्स्ड, इसके अंदर हमने 9 लीटर वाटर मिक्स किया, द रेशो ऑफ द एप्पल जूस एंड द वाटर बिकम्स 5:4, तो जो रेशो आएगी आपके पास वो 5:4 आ गई, यानी इसमें अगर मैंने 9 को ऐड किया तो जो रेशो है हमारे पास 5 और 4 है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, ठीक है, ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 360, ऊपर आएगा आपके पास यहाँ 360 और नीचे आ जाएगा, नीचे जो 10 + x है यहाँ पर भी आएगा, तो उसको मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, तो 360 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा आपके पास देखो 36x प्लस इस 9 को एलसीएम लेके इसके साथ सॉल्व करेंगे, 9 10 जा 90 प्लस में 9x इज इक्वल्स टू 5/4, तो 5 से आप इसको काट दो, 5 7 35, 5 दूनी 10, ठीक है, 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 4 7 28, इधर आ जाएगा आपके पास 36 प्लस में 9 45x प्लस 90 को यहाँ लाके माइनस करो, 8 18 माइनस 9 9 1 45 से डिवाइड कर दो, तो 3 से कट जाएगा, ये 9 से भी कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 से काटोगे इसको तो आ जाएगा 4.4, तो ऑप्शन में हमारे पास 4.4 है, तो ये हमारा आंसर आ गया। आई आपको ये दे रखे हैं, एक्स और वाई आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखे हैं सच दैट एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स एंड वाई एक्स इक्वल्स टू वाई, देन वाई स्क्वायर प्लस में 2y, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो आपको इसने कहा कि भाई वाई एक्स की जो वैल्यू है ये हमें दे रखी है इसने वाई, तो मुझे वाई स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ वाई को से, वाई यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर जो एक्स वाई आ रहा है उस एक्स वाई की जगह पर पुट कर देते हैं एक्स, इधर बन गया वाई स्क्वायर। अब वाई एक्स की जगह पुट कर दो वाई, तो मतलब वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास वाई आ गई और 2y तो ऑलरेडी 2y है ही, तो यहाँ पर y प्लस में 2y आंसर आ गया 3y, तो आंसर आ गया आपका 3y, ये बन गया ऑप्शन नंबर 4। ए कॉइन इज टॉस k टाइम्स इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड, जो 3 हेड की प्रोबेबिलिटी है वो 7 हेड की प्रोबेबिलिटी के बराबर है अगर आप k टाइम्स उसको टॉस करते हो तो, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 टेल्स, तो 8 टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो यहाँ पर एक
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड, तो हमने k टाइम्स टॉस किया KC3, ठीक है, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब हेड और टेल, जब वही कॉइन वाला क्वेश्चन होता है, क्योंकि हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम ही रहती है, तो आप इसमें p की पावर r q की पावर n माइनस r की जगह सीधा आप कर दो कि 1/2 की पावर टोटल कितना है k इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड, तो आ जाएगा KC7, तो 1/2 की पावर k, तो ये तो इससे हो गया कैंसिल। KC3 को सॉल्व करते हैं तो आएगा k फैक्टोरियल, k माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। KC7 को करेंगे k फैक्टोरियल, k माइनस 7 और फिर 7 फैक्टोरियल, इससे ये भी कैंसिल हो गया। अब आप इसको एक्सपेंड करो, k माइनस 3 को, उधर से 7 को करो, तो ये आपके पास क्या बन गया, ये ऊपर वाला पोर्शन मैं आई थिंक डिलीट कर देता हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले। तो मैं ये वाला हिस्सा ज़रा डिलीट कर देता हूँ ताकि यहाँ पर हम ये कर सकें क्वेश्चन। तो देखो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर से तो कट गया, ये इसके बराबर हो गया। k माइनस 3 को एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा k माइनस 3, k माइनस 4, k माइनस 5, k माइनस 6 एंड k माइनस 7 इनटू में 3 फैक्टोरियल। राइट हैंड साइड में है k माइनस 7 और 7 फैक्टोरियल का मतलब 7, 6, 5, 4, 3, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब आपके पास ये चारों का जो मल्टीप्लाई है वो इसके बराबर है, तो इसमें आप इक्वेशन ना खेल के आप सीधा क्या करो, उसको कंपेयर करो। k माइनस 3 को रखो 7 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक कम हो रहा है, वहाँ भी एक एक कम हो रहा है, तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो k माइनस 3 आ जाएगा आपके पास 7 के बराबर, यानी k की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10। कहीं और से भी निकालोगे तो यही निकलेगा। अभी कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 टेल। अब 8 टेल लो या 8 हेड लो, दोनों क्योंकि यहाँ पर सेम ही रहेंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो यानी आप सीधा, आपने 10 टाइम टॉस किया है तो 10C2 की आप वैल्यू निकाल दो, चाहे आप टेल की निकाल लो चाहे हेड की निकाल लो, बात वही पड़नी है, ठीक है। तो 1/2 की पावर ये हो जाएगा 10। अब 10C2 को सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू में 9 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा 1024। इससे आप कैंसिल करो, 9 5 जा 45 अपॉन में 1024, ये हमारा आंसर बनेगा, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, इसमें कहता है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन वाज रिपोर्टेड टू बी दिस टू दिस। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, देन साइज ऑफ द सैंपल यूज इन दिस स्टडी, एन आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपको इंटरवल एस्टिमेशन के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है कि म्यू जो पॉपुलेशन के वैल्यू हम निकालते हैं उसमें सैंपल मीन में प्लस माइनस कर देते हैं मार्जिन ऑफ एरर को। अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास लोअर लिमिट आती है, तो माइनस करने पर जो वैल्यू आएगी 160, सैंपल मीन माइनस मार्जिन ऑफ एरर। अगर आप प्लस करोगे तो आएगा आपके पास ये। अब मेरे को ज़रूरत है मार्जिन ऑफ एरर की, सैंपल मीन की मुझे इसमें ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऐसे सॉल्व करने की बजाय माइनस कर देता हूँ मैं। उससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -10, ये आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ ई, तो ई की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, यानी जो मार्जिन ऑफ एरर है वो 5 आ गया। अब मार्जिन ऑफ एरर का जो फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर होता है z अल्फा बाई 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बाई √n, तो ये आपके पास 5 है, और z अल्फा बाई 2 की वैल्यू आपको ये दे रखी है इसने 0.025 यानी 1.96, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है 1.96, स्टैंडर्ड डेविएशन 25 है, n आपको निकालना है। इससे ये कैंसिल हो गया, ये इधर आ जाएगा, 5 1 30, 5 45, 3 48 और 5 और 4 9, तो यह है आपके पास 9.8। अब इसका आपको स्क्वायर करना है ताकि आपके पास n की वैल्यू आ जाए। अब देखो इसमें आप पूरा स्क्वायर करने की बजाय आप सीधा ऐसे ही देखो कि 54 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है, 54 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 9.8 नहीं आएगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो भी ये ज़्यादा आ जाएगा। 81 इसके आसपास है, लेकिन 96 जो है अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो 96 आने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसलिए आंसर आपका ये बनेगा इसमें 1, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे
तो ये आने के चांस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 81 है और ये 9.8 है, मतलब ऑलमोस्ट 10 के बराबर हो रहा है। तो इसलिए आंसर आपका ये वाला बनेगा। बिना सॉल्व करे ऐसे लॉजिक से आप कर सकते हो। अगर आप सॉल्व भी करोगे ना तो 96 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। टू पाइप ए एंड बी टूगेदर कैन फिल ए टैंक इन 40 मिनट। पाइप ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज पाइप बी, तो पाइप ए अलोन कैन फिल द टैंक। तो पाइप ए अगर x आवर्स के अंदर भरता है तो बी कितनी देर में भरेगा? तो बी भरेगा इसमें 2x टाइम्स, क्योंकि उसने कहा कि पाइप ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज पाइप बी। पाइप ए जो है वो पाइप बी के मुकाबले दुगना तेज है। तो अगर पाइप बी 2x टाइम ले रहा है तो ए उससे कम लेगा, यानी x टाइम लेगा। अब इन दोनों को चलाते हैं तो 40 मिनट्स के अंदर ये भर जाता है। तो यानी 1/x प्लस 1/2x इक्वल्स टू 1/40। अब ये मिनट में है, ठीक है, आंसर जो हमारा निकलेगा मिनट में निकलेगा। तो एलसीएम आ गया 2x, 2 + 1, ये 3 आएगा, 20 × 60, x की वैल्यू 60 मिनट आ गया। तो 60 मिनट का मतलब 1 आवर। तो आंसर आ गया इसमें आपका ये 1 आवर। एन इवन नंबर इज द डिटर्मिनेंट ऑफ। इवन नंबर डिटरमिनेंट में किस किस का आएगा? देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे ऑड, यहाँ पर करोगे इवन, चाहे प्लस में है चाहे माइनस में है, ठीक है, इवन नहीं सॉरी ऑड ही आएगा। ये भी ऑड और ये भी ऑड, तो ऑड में से ऑड को घटाएंगे तो इवन आता है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है ए। यहाँ पर देखो 5 × 3 = 15, ऑड आ गया, ऑड माइनस ऑड, ये भी इवन आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 5 × 6 = 30, इवन हुआ, इवन माइनस ऑड, इवन माइनस ऑड हमेशा ऑड आता है, तो ये हमारे आंसर में नहीं आएगा। 6 × 5 = 30, मतलब फिर यहाँ पर इवन आएगा, इवन और ये भी इवन आएगा। तो इवन में से इवन माइनस करोगे तो इवन ही रहेगा। तो ये भी हमारा आंसर आएगा। हमें आंसर नहीं निकाला, हमें बस ये बताना है कि इवन ऑड कहाँ आएगा। तो ए बी डी ये ऑप्शन बना। इसमें देखिए, इसमें कहता है आपके पास ये दे रखे हैं, इनके डेरिवेटिव दे रखे हैं। तो इसमें देखो ये log 5 एक्स एक्सिस में कुछ नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। तो b की 4, b का 4 कहाँ पर है? देखो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आंसर, ये का मतलब 4th आंसर है, 2 नहीं है। बस हो गया ख़त्म। ए रैंडम वेरिएबल एक्स है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर आपसे ये कहता है कि पहले तो k की वैल्यू चाहिए, फिर इनकी वैल्यू चाहिए। तो k की वैल्यू निकालो, उसके लिए क्या करना है, इन सबका जो टोटल है ये 1 होता है। तो 7 2 9 और 1 10, तो 10 तो k² में आ गया। k कितने हो जाएंगे यहाँ से? देखो 1 3 4 4 4 8 + 1 9 इक्वल्स टू 1। इस 1 को इधर लाएंगे, फैक्टर बनाएंगे, -10 कॉमन, -1 कॉमन, तो एक तो k + 1 फैक्टर बनेगा और एक 10k - 1 बनेगा। तो k की वैल्यू -1 आ जाएगी और k की वैल्यू 1/10 आएगी। तो इसमें जो ऑप्शन है आपके पास, a का ऑप्शन बनेगा 3, ठीक है। a का 3 देखो किस में है, इस वाले में है और इस वाले में, मतलब ये दो ऑप्शन तो आपके हैं नहीं। b का कह रहा है 4 है, तो यहाँ भी 4 है, वहाँ भी 4 है, तो b से आपको आंसर पता नहीं चलेगा, तो इसको छोड़ दो, ठीक है। इसका तो ये कह रहा है, सीधा बता रहा आपको कि ये है। अब रह गया हमारे पास c और d, तो आप c का निकाल लो, उससे आंसर पता चल जाएगा। अब >2, तो >2 निकालने की बजाय आप क्या करो, 1 में से 0 को और 1 को माइनस कर दो और 2 को भी, क्योंकि ये तो >2 कह रहा है ना। तो 0 1 और 2 को माइनस करना पड़ेगा। तो 0 की प्रोबेबिलिटी, 0 तो इसमें है ही नहीं, खैर छोड़ो उसे। तो 1 और 2 को माइनस करना पड़ेगा, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी है 3k, तो ये बन जाएगा 1 - 3k, और k की जगह डाल देंगे यहाँ पर 1/10, तो ये 3/10 हो गया, 1 - 3/10 यानी 7/10। तो इसका मतलब c का जो ऑप्शन है ये बनेगा आपका 1, c का 1 इधर है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग द पर्पस इज CAGR, इसमें से किसका पर्पस CAGR नहीं है? ठीक है, इसमें लिखा है नॉट यूज्ड, कि इसमें CAGR इसमें यूज़ नहीं होता है। तो पहला कह रहा है कि टू कैलकुलेट एंड कम्युनिकेट द एवरेज ग्रोथ ऑफ ए सिंगल इन्वेस्टमेंट, इसके लिए यूज़ होता है। टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द डोनेशन रिसीव्ड बाय ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इससे अब कोई काम धाम नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन है वो आएगा 2, इसमें हम इसको यूज़ नहीं करते CAGR को। 66 में कहता है कि एक फ्लावर वेस है जिसकी कॉस्ट ₹36,000 है, with an annual depreciation of 2000, its cost will be 6000 in how many years? तो डेप्रिशिएशन का जो फार्मूला है उसकी जगह डी की जगह रखो आप 2000, सी आपके पास दे रखा है 36,000, इसका वैल्यू 6000 डिवाइडेड बाय एन, तो एन को इधर ले जाना, 36 में से 6 गए 30,000 आ गया, डिवाइडेड बाय 2000, तो ये कट गया आपके पास 15, 15 साल आंसर आया यानी ऑप्शन नंबर 2। अरुण स्पीड ऑफ स्विमिंग इन स्टिल वाटर इज दिस, तो ये तो हो गया x, ठीक है। ही स्विम्स बिटवीन 2 पॉइंट इन ए रिवर एंड रिटर्न बैक टू द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, ही टुक 20 मिनट्स मोर टू कवर द डिस्टेंस अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम। तो जो 20 मिनट्स है आपको टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, तो जो t इसमें कौन से वाला दिया हुआ है, T2 माइनस T1 वाला दिया हुआ है, और कितना है 20 मिनट्स है, इसको r में लिखेंगे तो 1/3। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब y, देन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, डिस्टेंस का फार्मूला लगाओ t x² माइनस y² डिवाइडेड बाय 2y, तो t आपको 1/3 दिया हुआ है, x का स्क्वायर करोगे 25, y का करोगे 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 2, 25 में से 4 गए 21, 1.75 किलोमीटर। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू? e की पावर y इक्वल्स टू x की पावर x दे रखा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास ट्रू है? तो आप इसमें ऐसा करो, log ले लो आप, log लोगे तो क्या होगा, ये या आपको हाँ log ही लेना पड़ेगा, तो ये y आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो ये बनेगा log e, यहाँ आ जाएगा x log x, तो इस log e की वैल्यू होती है 1, तो आपके पास ये क्वेश्चन रह गया। अब इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो x का तो 1, log x एज इट इज़, x एज इट इज़, log x का 1/x, इससे ये कैंसिल, तो इधर आ गया आपके पास log x प्लस 1। अब जो यहाँ पर प्रूव करना है उसमें कहीं पर भी x वाली टर्म यूज़ नहीं हो रही है, तो इस log x को आपको हटाना है, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हो कि आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल कर फिर आपको लेकिन सब में चेक करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू बन रहा है। तो दूसरा तरीका हमारे पास यही हो सकता है कि हम log x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें, log x की वैल्यू यहाँ से निकालो आप, यहाँ से आएगी y/x, यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव करें, इसका दोबारा डेरिवेटिव करें d2y dx², यहाँ पर आ जाएगा dy/dx, और x एज इट इज़ रहेगा माइनस y एज इट इज़ रहेगा, x का हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x², इसका हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप इसको अलग अलग करो, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि dy/dx के साथ में यहाँ पर कहीं x² है नहीं, ठीक है। तो इसको हमने अलग अलग किया ऐसे x dy/dx डिवाइडेड बाय x² माइनस y/x², तो इधर तो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास रह गया y/x, इस x को हम हटाएंगे कैसे, y/x की जगह हम पुट कर सकते हैं वैल्यू dy/dx -1,
इनटू में एक्स यहीं पर ही कर देते हैं। अब यहाँ से 1/x को तो अलग कर देते हैं और बचेगा y अपॉन एक्स। वाई अपॉन एक्स की वैल्यू है dy/dx -1। अब देखो यहाँ से इसको अगर हम इसके साथ सॉल्व करें, इससे तो ये कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 1/x। अब आपको 1/x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है, तो उसके लिए 1 को इधर लेके जाएंगे और y को नीचे लाएंगे, मतलब ऐसे बनेगा ये dy/dx -1 इक्वल्स टू y अपॉन में x। अब इस y को इधर नीचे ले आना आप, तो 1/x की जगह डाल देंगे हम 1 अपॉन में y dy/dx -1। इस y को इधर ले जाओ अब, इस -1 को इधर लाओ, इसको भी इधर लाओ, तो आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आई थिंक थोड़ा सा लंबा हो गया इस मेथड से, तो आप किसी और मेथड से भी ट्राई करके देख सकते हो, अगर किसी और से छोटा हो जाए तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका आंसर तो यही रहेगा। तो आप इसमें ये कर सकते हो कि जो सेकंड डेरिवेटिव आप यहीं से निकाल के इसमें पुट करके देख लो, बारी बारी से पुट करके देख लो कि किससे आपका आंसर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। नेक्स्ट में कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शूटर हिटिंग ए टारगेट इज़ 3/4। एक शूटर है, वो टारगेट को हिट करता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। तो ये आ गया आपके पास P इक्वल्स टू 3/4, तो Q आ जाएगा 1/4। अब कहता है हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट इज एटलीस्ट वंस। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। कितनी है ये? मोर देन 90%। तो इसकी जगह लिखो 1 - px इक्वल्स टू 0। यहाँ आ जाएगा 9/10, 90/100 मतलब, तो 9/10 हो जाएगा। इसको इधर लेके जाओ, तो 9/10 -1, यहाँ फार्मूला लगा दो NC0, और P कितना आपके पास 3/4, इसकी पावर 0 और 1/4 की पावर n। दोनों तरफ से माइनस हटाओगे तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ रह जाएगा 1 अपॉन में 4 की पावर n। साइन चेंज कर दो, ये हो जाएगा 1/10। फिर इसका रेसिप्रोकल करो तो साइन फिर से चेंज कर दो। अब n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये वाली वैल्यू आपकी 10 से बड़ी हो जाए, तो 4 की पावर 2 16 होता है, तो यानी 2 कम से कम होनी चाहिए, तो हमारी वैल्यू इससे बड़ी आएगी। तो यहाँ पर कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सैंपल लीड्स टू ए बिकमिंग ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कह रहा है कि जो सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा होता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम में। तो ए का जो ऑप्शन है वो तो 1 ही रहेगा। अब ए का 1 देखो आपको इन तीनों में दिया हुआ है, तो इसका मतलब चौथा आंसर आपका खत्म। सम सबसेट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, अगर हम पूरी पॉपुलेशन से कुछ सबसेट निकालते हैं तो इसका मतलब वो सैंपल होता है। तो बी का जो ऑप्शन है वो रहेगा 3, तो बी का 3 यहाँ पर है, तो यही आपका ऑप्शन बन जाएगा इसमें सेकेंड। तो इस बच्चे ने भी ठीक ही लगा रखा है। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि मिस सिला क्रिएट ए फंड ऑफ ₹1 लाख फॉर प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप टू द नीडी चिल्ड्रन। द स्कॉलरशिप इज प्रोवाइडेड इन द बिगिनिंग, यहाँ पर हो रहा है इन द बिगिनिंग of the year. This fund earn an interest of R% per annum. If the scholarship amount is taken is 8,000, then R is this. अब ये स्कॉलरशिप देनी है, तो स्कॉलरशिप का मतलब वो तो आपको लगातार देते रहोगे, मतलब ये परपेचुटी का केस बन दिया इन द बिगनिंग वाला। तो फार्मूला क्या रहेगा? P इक्वल्स टू में R प्लस R अपॉन आई। तो टोटल जो वैल्यू है वो तो 1 लाख है। R आपको दिया हुआ है इसने कितना, परपेचुटी कितनी है 8,000 की, और ये आपके पास R% है, तो R% का 100 आप ले लो ऊपर। इसको यहाँ माइनस करोगे, 1 लाख में से 8,000 माइनस करोगे, 8,000 ये ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 92,000। तीन जीरो ये कैंसिल हो जाएंगी, और R को इधर लाओगे, 92 को यहाँ लाओगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 800 अपॉन में
92, 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 4 दिए 12, 200 अपॉन में 23, तो 23 केवल एक इसी के ऑप्शन में आ रहा है, तो यही आंसर बनेगा। जिसको चेक भी करोगे तो इसका मिक्स फ्रैक्शन में यही आएगा। यहाँ थोड़ा सा ये ज़रा फट रहा है, ठीक है, इसको मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। इसमें कह रहा है कि ए पर्सन वांट्स टू इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 75,000, एक आदमी टोटल मिलाकर 75 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहता है। ही हैज़ टू ऑप्शन ए एंड बी यील्डिंग 8% एंड 9% रिटर्न। तो उसके पास दो ऑप्शन है ए और बी, जिसमें से उसको 8 और 9% का रिटर्न मिलता है ऑन द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ही प्लान टू इन्वेस्ट एटलीस्ट रुपीज़ 15,000 इन प्लान ए एंड एटलीस्ट रुपीज़ 25,000 in plan B. Also, he wants that his investment in the plan A is less than or equals to investment in plan B. Which of the following option describe the given LPP to maximize the return? तो यहाँ पर देखो Z आपका बनेगा 8% और 9% है, तो Z तो आपको सभी में सेम ही दे रखा है, तो Z तो सभी में सेम है, तो कंस्टेंट पे चलते हैं। कंस्टेंट में कह रहा है कि भाई टोटल मिलाकर वो 75,000 इन्वेस्ट करना चाहता है, तो x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल्स टू होनी चाहिए। यहाँ पर देखो ये ग्रेटर देन का साइन है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ भी ग्रेटर देन का साइन है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ लेस देन का है, इसमें ये ठीक है, यहाँ भी लेस देन का है, ये भी ठीक है। अब उसके बाद वो कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट वो करेगा प्लान ए के अंदर कम से कम 15,000 की करेगा, तो कम से कम एटलीस्ट का मतलब होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और जो बी है उसमें भी एटलीस्ट दे रखा है, तो ग्रेटर देन 25,000। तो यहाँ पर कह रहा है x ग्रेटर देन 15,000, y ग्रेटर देन 15,000, ये भी ठीक है, और यहाँ पर ये भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे क्या कहता है, ही वांट्स हिज इन्वेस्टमेंट इन प्लान ए इज लेस देन और इक्वल्स टू हिज इन्वेस्टमेंट इन प्लान बी। तो ए के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो बी के बराबर होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए, यानी x इज यहाँ पर ग्रेटर देन दे रखा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। x इज लेस देन इक्वल्स टू y, तो ये हमारा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर रहेगा। सेवेंटी थ्री में कहता है इन ए 700 मीटर रेस अमित रीच द फिनिश पॉइंट इन 20 सेकेंड एंड राहुल रीच इन 25 सेकेंड। तो अमित बीट राहुल बाय डिस्टेंस ऑफ, तो पहले इनके टाइम का डिफरेंस निकालो, ये 25 है, ये 20 है, तो टाइम का जो डिफरेंस आ गया ये आ गया आपके पास 5 सेकेंड्स। तो हमें ये बताना है कि उस 5 सेकेंड्स में राहुल ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, उतनी वो पीछे होगा। तो उसके लिए आपको बता रखा है उसने कि जो 700 मीटर का डिस्टेंस है वो कवर करता है ये 25 सेकंड में, ठीक है। 25 सेकंड में कितना कवर करता है ये 700 मीटर करता है, तो 1 सेकंड में कितना करेगा 700 अपॉन 25, और 5 सेकंड में कितना करेगा 700 अपॉन 25 इंटू में 5, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करो इसको, 140, तो 140 मीटर वो कवर करेगा 5 सेकंड में, और 5 सेकंड ही वो पीछे है, तो 140 मीटर से वो रेस को हार रहा है। फॉर द गिवन 5 वैल्यूज दिस एंड दिस द 3 ईयर मूविंग एवरेज, तो 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालनी है, तो पहले जो 3 वैल्यू है उनका सम करो, 12 है, 15 है, 18 है, इसको 3 से डिवाइड कर दो, 12 3 15, 3 गैप सबका बराबर है, तो 15 ही आएगा। तो पहली वैल्यू 15 आएगी, सभी में वैल्यू 15 ही दे रखी है। दूसरी वैल्यू निकालो 15 18 24, इसमें गैप सेम नहीं है, तो 8 5 13, 13 और 4 17, तो 2 और 2 4 और 1 5, 3 से करेंगे तो आएगा 19। तो सेकंड वैल्यू 19 यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये दोनों तो ख़त्म। अब तीसरी वैल्यू निकालेंगे तो 18 24 और 36। बेटर तो ये था कि हम पहले तीसरी वैल्यू ही निकाल लेते, क्योंकि वो सब में डिफरेंट है, तो उसी से आपको आंसर पता चल जाता। चलो 8 4 12, 12 और 6 18, तो 3 3 6 6 और 1 7, 26, लास्ट वाली वैल्यू 26 है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इसमें एक प्रॉपर्टी डीलर है विशेस टू बाय डिफरेंट हाउसेज गिवन इन द टेबल बिलो विथ सम डाउन पेमेंट एंड बैलेंस इन EMI फॉर 25 ईयर, बैंक चार्जेस 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली।
तो जो टाइम है वो 25 ईयर्स का है, लेकिन मंथली के हिसाब से करेंगे। तो 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 300, और आई आपके वो 6% दे रखा है, उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0.005। अब जो EMI का फार्मूला रहता है वो आता है आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट इनटू में आई इनटू में 1 प्लस आई की पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। तो इसमें से p को अभी हम छोड़ देते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं आई कितना है 0.005, और 1 प्लस में आई करेंगे यानी 1.005 हो गया, इसकी पावर 300 डिवाइडेड बाय ये जो ब्रैकेट के अंदर है, इस सब की जो वैल्यू आपको ये दे रखी है इसने 0.0064, यानी जो लोन अमाउंट है आपको बस क्या करना है, उसको 0064 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर लोन अमाउंट आप निकाल लो सबका, ये 45 लाख है, ये 5 लाख है, इनको माइनस करेंगे, मतलब ये तो टोटल वैल्यू थी, ये डाउन पेमेंट होगी। तो 45 लाख में से 5 लाख वो दे रहा है, तो 40 लाख डाउन पेमेंट होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका हम निकालते हैं, इसमें से 5 लाख माइनस करेंगे तो 50 हो गया। इधर 65 है, इसमें से 10 माइनस करेंगे तो ये 55 हो गया, और 75 में से 15 माइनस करोगे तो ये बन गया आपके पास 60। अब जो आपके पास इसकी वैल्यू थी उसको सबसे मल्टीप्लाई करो 0.0064, यहाँ पर देखो 0064 है, मतलब 4 डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो 4 जीरो आप सबकी ख़त्म ही कर दो सीधा, ये 4 जीरो आप ख़त्म कर दो। 64 से इनको मल्टीप्लाई करना है आपको बस, तो 4 चौक 16, 4 6 24 और 1 25, तो 25,600। तो पी का जो ऑप्शन है वो बनेगा 25,600। आगे देखो ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया हुआ है। पी का ऑप्शन बन रहा है 25,600, यानी पी का ऑप्शन बन रहा है 1, तो पी का यानी पहले वाले का 1 बन रहा है, तो ये तो सभी में है। बी से आंसर आपको पता चल जाएगा, बी की बजाय आप सीधा डी को देखो, देखो डी में यहाँ पर 4 है, पी का तो 1 आ गया ना आपके पास, A111, तो ये तो ऑप्शन है नहीं। अब यहाँ पर डी का 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो सीधा डी की वैल्यू निकाल लो, डी की मतलब लास्ट वाले की वैल्यू निकालो, तो ये आ जाएगा कितना आपके पास 6 चौक 24, 6 6 36 और 2 38, 38,400। 38,400 देखो डी का ऑप्शन 38,400 है, वो कहाँ बन रहा है, लास्ट वाले का ऑप्शन 38,400 है, तो ये बन रहा है 2 पर, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। The corner point of the feasible region for an LPP are this and this. If the objective function is z, alpha x plus में beta y, alpha beta both are greater than 0. The condition on alpha beta so that maximum of z occur at this point and this point. तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था सेक्शन ए में। तो इन दोनों पर ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो x की जगह आप पुट कर दो 5, तो ये बनेगा आपके पास 5 अल्फा और 5 बीटा। दूसरी जो वैल्यू है 0 20 है, तो 20 पुट करो आप y की जगह पर, तो आ जाएगा 20 बीटा। इसको वहाँ ले जाके माइनस करो, 5 से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू 3 बीटा, ये हमारा आंसर है। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वलिटी, यहाँ भी मोड है, यहाँ भी मोड है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, और स्क्वायरिंग करने से पहले अगर 3 कॉमन निकाल दोगे तो और थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो 3 कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा x, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पर बचेगा आपके पास 3 कॉमन निकालेंगे तो 2 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर। ठीक है, मोड खत्म हो गया स्क्वायर करते ही, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये भी कैंसिल, तो 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो ऑप्शन बना है इसमें 2। इफ द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ पर देखो आप x की जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इससे निकलेगी x की वैल्यू। यहाँ पर -6 है तो यहाँ +6 होना चाहिए, तो 3x की वैल्यू अगर हम 6 रखते हैं तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2, और 5x की चाहिए यहाँ पर, तो 5x की वैल्यू हो गई 10। ठीक है, अब y की वैल्यू, यहाँ पर ये डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होते हैं, तो y की वैल्यू होगी 0,
तो हो जाएगा 10 माइनस 0, 10 आंसर आ गया। तो ये आपका ऑप्शन बना। ए कंपनी सेलिंग ए सर्टेन कमोडिटी एक्स, द डिमांड फंक्शन फॉर द कमोडिटी इज लीनियर। अब जो डिमांड फंक्शन है ना इसका, वो लीनियर फंक्शन दे रखा है आपको। द कंपनी कैन सेल 2000 यूनिट व्हेन द प्राइस इज ₹8। तो लीनियर फंक्शन दे रखा है, तो डिमांड को ऐसे बना लो आप, P इक्वल्स टू में ए एक्स प्लस में बी। इस ए और बी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो पहली कंडीशन में कहता है कि डिमांड, अगर जो कंपनी जो है वो 2000 रुपीज़ सेल कर रही है, अगर प्राइस है 8, तो प्राइस की जगह 8 रखो, यहाँ पर 2000 रखो। ये आपके पास होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में कहता है कि इट कैन सेल 3000 व्हेन द प्राइस इज ₹4। तो प्राइस 4 रखो, ये 3000 हो गया। दो इक्वेशन आ गई, इनको सॉल्व कर दो। 4 माइनस 1000, इसको ले जाके यहाँ डिवाइड करोगे तो ए की वैल्यू आएगी -1250। इस वैल्यू को पुट कर दो फर्स्ट में। इसको काटेंगे इसको, तो आ जाएगा कितना, 25 अट्ठे 200, 8 आ जाएगा, -8 इधर और माइनस इधर आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 16। तो लीनियर फंक्शन क्या बना आपके पास, p इक्वल्स टू -1/25 250x प्लस में 16। ये तो आ गया आपके पास इसका डिमांड फंक्शन। अब कह रहा है कि द मार्जिनल रेवेन्यू एट x इक्वल्स टू 5। अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए आपको पहले रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू फंक्शन होता है p इंटू एक्स, तो आ जाएगा -1/20 250x स्क्वायर प्लस में 16x। अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो इसका डेरिवेटिव कर दो, तो -2/250x प्लस में 16। अब इसमें x की जगह कहता है पुट कर दो आप 5, तो x की जगह आप 5 पुट करोगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आएगा 2 5 ज़ा 10, 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी -25 आएगा। -1/25 का मतलब आ जाएगा -0.04, ठीक है, प्लस में 16। तो 16 में से 0.04 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15.96। तो 79 का जो आंसर है ये आ जाएगा 15.96। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये दोनों तीनों जो क्वेश्चन है थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस दे रखे हैं। एटीन में कहता है कि द लेंथ ऑफ द 3 साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम अदर देन बेस आर 10। तो ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम हुआ, बेस को छोड़कर बाकी जो इसकी तीनों साइड है वो 10 है। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो यहाँ से इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाला हिस्सा भी 10 रह जाएगा, ये x मान लेते हैं, और ये इसकी हाइट होगी जिसको h मान लेते हैं। तो अब यहाँ से ये 10 है, तो ये 10 है, तो ये वाला भी 10 ही होगा क्योंकि लाइन हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे। अब इससे क्या आपके पास एक रिलेशन ये बनेगा इन तीनों के बीच में, इसको मैं x की जगह 2x ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है, ताकि इतना हिस्सा आपका x रह जाए। तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल बना, इसमें ये x हो रहा है, ये h है और ये 10 है। तो पाइथागोरस से रिलेशन आपके पास एक ये बन गया, ठीक है, एक रिलेशन ये आ गया। अब ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपसे पूछ रहा है, मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो फार्मूला रहता है वो क्या होता है, हाफ इंटू में हाइट इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो हाइट की जो वैल्यू है वो आप यहाँ से निकालो, 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ कर दोगे रूट, क्योंकि सिर्फ h की वैल्यू चाहिए। a प्लस बी मतलब पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड एक 10 है और एक 10 प्लस 2x है। तो यहाँ से आप क्या करो, इसकी स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग करने से रूट आपका खत्म हो जाएगा। यह आ जाएगा 20 प्लस में 2x और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप ये 2 कॉमन निकाल लो, 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा, लेकिन वो स्क्वायर है, उस स्क्वायर की वजह से हो जाएगा 4। तो उसको आप यहाँ पर लिखो 4/4,
और इसको भी लिख लो ऐसे 10 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स। इधर से बचेगा आपके पास 10 प्लस में एक्स का स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल। तो ए स्क्वायर की वैल्यू रही अब 10 माइनस एक्स इंटू में 10 प्लस एक्स का क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव करो आप, डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ये डी एक्स है खाली। तो 10 माइनस एक्स का करेंगे तो आएगा आपके पास -1 इंटू में 10 प्लस एक्स का क्यूब प्लस 10 माइनस एक्स एज इट इज़ 3 आगे आएगा और 10 प्लस एक्स का स्क्वायर। एक्स का करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। अब 10 प्लस एक्स का स्क्वायर कॉमन निकाल दो, यहाँ से बचेगा माइनस के साथ ये -10 और माइनस एक्स, यहाँ से बचेगा 10 माइनस एक्स इंटू में 3 यानी 30 माइनस 3x। तो ये बन गया हमारे पास -4x और +20। तो x की वैल्यू आप 0 के बराबर यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से तो -10 आएगी, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब एक ही पॉइंट आया हमारे पास, x की वैल्यू 5 आई। अब उसी पर चेक कर लो कि एरिया इसका मैक्सिमम आएगा तो क्या आएगा। तो एरिया हमारा ये था, ठीक है, इसमें यहाँ पर आप पुट कर दो x की जगह 5, तो हो जाएगा 100 माइनस 25 और 20 प्लस में 2 इंटू में 5, तो ये 75 आ गया। इधर से आ जाएगा 10 और 20 30, इससे ये कैंसिल। 75 के पेयर बनाओगे तो आ जाएगा 5√3 इंटू में 15, तो आंसर आ जाएगा 75√3। तो आंसर बनेगा इसका 3। उसके बाद नीचे जो ये वाला क्वेश्चन है 81, इसमें भी आपको थोड़ा यहाँ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है ज़्यादा। तो ये इसमें कहता है कि 3 डिफेक्टिव बल्ब आर मिक्स विद 8 गुड वन। 3 तो डिफेक्टिव है, ठीक है, डिफेक्टिव है 3 और गुड है 8, तो टोटल हो गया 11। ड्रॉन 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट। अब एक एक करके निकालना है, लेकिन रिप्लेसमेंट से निकालना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव, मोर देन 2 डिफेक्टिव, नो डिफेक्टिव एंड मोर देन 1 डिफेक्टिव। अब इसमें सबसे डिफरेंट वैल्यू किसी की है क्या, ये देख लो। पहले वाली वैल्यू यहाँ रिपीट हो रही है, दूसरे वाली वैल्यू यहाँ रिपीट हो रही है, तीसरे वाली भी रिपीट हो रही है, चौथी भी रिपीट हो रही है। मतलब एक से आंसर पता नहीं चलेगा, कम से कम 2 तो निकालने पड़ेंगे। तो चलो पहले निकाल लेते हैं 1 डिफेक्टिव का, ठीक है। 1 डिफेक्टिव का मतलब हो गया P1 निकालना है, कि एक हम डिफेक्टिव निकाल रहे हैं, तो हमें निकालने कितने 3 में से एक डिफेक्टिव आ रहा है, तो यानी 3C1। अब डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 3/11, ये 1 निकला, बाकी के 8/11 ये 2 निकले। तो इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 64, नीचे आ जाएगा 11 का क्यूब यानी 1331, 3 3 9, 9 चौक 36, 9 6 54 और 3 57। तो पहले का ऑप्शन है 576, वो यहाँ पर है। हाँ बस पहले ही तो डिफरेंट है बस, तो इसी से आपको आंसर पता चल गया, बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। अगर निकालना भी चाहते हो, वेरीफाई भी करना चाहते हो, तो आप कोई और एक निकाल लो, जैसे कह रहा है कि मोर देन 2 डिफेक्टिव या नो डिफेक्टिव, किसी का भी जो आपको आसान लगता है उसकी प्रोबेबिलिटी और निकाल लो एक। लेकिन आप आंसर आपका आ चुका है, आगे आपको करना है नहीं करना वेरिफिकेशन के लिए, वो अलग बात है। तो 82 में कहता है ए दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए एक्स इक्वल्स टू बी है, देन द वैल्यू ऑफ एन। तो इसमें आपको इन्वर्स की वैल्यू चाहिएगी। इन्वर्स निकालने के लिए आपको चाहिएगा, फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट इसका निकलेगा, 2 और 3 को आप चेंज कर दो, इनके साइन चेंज कर दो। डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, 3 2 6 माइनस 16, तो -10 आ गया, तो -10 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, ये इन्वर्स हो गया। अब यहाँ से ये जो रिलेशन है उससे अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा a इन्वर्स इंटू में b। तो a इन्वर्स ये आ गया आपके पास, इंटू में b 8 और 11,
तो 3 8 = 24 -44 यानी -20 आ गया, -32 प्लस में 22 यानी -10 आ गया। तो यह आ जाएगा 2 और 1। तो वैल्यू किसकी पूछी है इसने, n की वैल्यू पूछी है। n क्या है, पहले वाला नंबर है, यानी n की वैल्यू आएगी 2। तो ऑप्शन बन गया आपका 3। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, इसकी इक्वेशन बतानी है तो पहले इसका स्लोप निकालो, इसका डेरिवेटिव करो 5/2। x की पावर 1 कम करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर 5/2, y की पावर 3/2 और dy/dx। 5/2 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, इसको उधर ले जाओ और ये नीचे आ जाएगा, मतलब dy/dx कितना बनेगा, -x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय y की पावर 3/2। अब जो पॉइंट दे रखा है वो 1 और 4 है, तो x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 4 रखेंगे। तो 1 की पावर तो कितनी भी करो 1 रहेगा। ये 4 की पावर 3/2 सॉल्व करेंगे तो 4 का पहले कर लो स्क्वायर रूट, 2 आ गया, 2 की पावर 3 करेंगे 8 आ गया। तो स्लोप आ गया आपके पास -1/8। अब इक्वेशन का फार्मूला रहता है y - y1 स्लोप x - x1। तो y1 आपको 4 दिया हुआ है, स्लोप आपको 1/8 निकाल लिया, x - x1 इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8y - 32 -x प्लस में 1, इसको इधर लाएंगे, x प्लस में 8y - 33 = 0। तो x प्लस 8y - 33 ऑप्शन बना आपका 1। 24th क्वेश्चन में आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे ही रखा है इसने, वेरिएंस पूछा है। तो वेरिएंस का फार्मूला रहता है ई एक्स और ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले आप एक्स ई एक्स निकाल लो। ई एक्स के लिए क्या करना है, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो -0.4 हो गया, -0.1, इससे इसको करेंगे तो 0, इसको इससे करेंगे 0.2, इसको इससे करेंगे 0.4, तो ये तो इससे कैंसिल। तो ई एक्स तो आ गया 0.1। ई एक्स स्क्वायर निकालो, तो अब स्क्वायर करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.8, इसका तो ये रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसका 0 रहेगा, इसका भी सेम रहेगा, ये आएगा 4 2 = 8, तो देखो 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 8 19, तो 1.9। ठीक है। अब हमारे पास जो वेरिएंस का फार्मूला रहता है उसके हिसाब से कहता है कि भाई आप पहले तो ई एक्स स्क्वायर लिखो और उसमें से ई एक्स का होल स्क्वायर माइनस कर दो। दस में से 1 गए 9, 8, 1.89, आंसर आ गया इसका 3। ए मल्टीनेशनल कंपनी क्रिएट ए सिंकिंग फंड बाय सेटिंग ए सम ऑफ ₹12,000। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी है, 12,000 रुपीज़ का एक फ़ंड बना रही है 10 साल के लिए, जिससे उसको एक बॉन्ड का जो है पेमेंट वो करना है। इफ द फंड एक्यूमुलेट एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट देन द सरप्लस अमाउंट आफ्टर पेइंग द बॉन्ड। यानी ये जो सिंकिंग फंड में पैसा इकट्ठा हो रहा होगा, इसमें इससे ज़्यादा पैसा हमारा इकट्ठा हो रहा होगा, तो वो कितना इकट्ठा हो रहा है वो निकालना है आपको। तो अमाउंट का जो फार्मूला रहता है ये आ जाएगा r इंटू में 1 + i की पावर n - 1 डिवाइडेड बाय i। तो r कितना है, 12,000 रुपीज़ आप पे कर रहे हो, i कितना हो गया 5% पर एनम है, तो 0.05, पावर इसकी 10 - 1 डिवाइडेड बाय 0.05। इसका डेसिमल आप हटाओगे, 2 0 ऊपर और ले जाओ, डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 1.05 की पावर 10, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.6, तो 1.6 - 1 कर देंगे, माइनस कर लेते हैं यहाँ से, 5 से इसको काट देते हैं, 24 × 5 = 120, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 0 और लगा दो, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0.6, तो 6 × 24, 6 दूनी 12 और 2 14, तो ये आ जाएगा आपके पास 1,44,000। अब 1,44,000 में से जो बॉन्ड का प्राइस था 72,000 वो माइनस कर दो, 1,44,000 में से 72,000 आप माइनस कर दो, तो 72,000 ही आपका बचेगा। तो आंसर आ जाएगा इसका 72,000, यही है ऑप्शन नंबर 3। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो पेपर है आपका
ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। आई होप आपको सारे आंसर्स आपके मिल चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।